प्रमोद जी, चुनावी भागदौड़ तो बहुत रहती होगी आजकल। भागदौड़ माइक ले लीजिए। चुनावी भागदौड़ अब नहीं होगी तो कब होगी? 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, 3 चरण का बाकी है। 4 चरण के बाद इस भागदौड़ में यही फर्क है कि इस भागदौड़ में हमें थकान नहीं। 4 चुनाव के जो चुनाव परिणाम का एक इशारा है, एक सोचने समझने पे जो एक तस्वीर उभर रही है, उसमें हम लोगों के पैर तो थोड़ी ताकत आ गई, स्फूर्ति है, तेजी है, थकान मिटी हुई, पर चेहरे पे भी और पैरों पे थकान हमारे एनडीए के मित्रों के चेहरे पे है। उन्हें उम्मीद नहीं थी चुनाव ये करवट। अच्छा प्रमोद जी, एक बात बताइए, इंडिया गठबंधन का दावा है कि हम 400 पार नहीं करने देंगे बीजेपी को। प्रधानमंत्री मोदी का है 400 पार, और पहली बार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने इतिहास में 400 सीट पर भी नहीं लड़ रही है, 328 सीट पर। कहां से आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं? अभी मैंने सरकार बनाने की बात नहीं की थी, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि 400 नहीं पार करने देंगे। दूसरी बात, अब 4 चरणों के बाद मैं कह सकता हूं कि सरकार बनाएंगे नहीं, सरकार बनाने जा रहे हैं, यह तय हो चुका है। जैसा आपने कहा कि मेरा अनुभव सन 80 के बाद कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ है जिसको मैंने या लड़ा नहीं या देखा नहीं। इस चुनाव में ये खास बात है कि कांग्रेस या हमारे इंडिया गठबंधन के साथी, उनको जितना जनता का सहयोग मिल रहा है उतना शायद उनको भी उम्मीद नहीं थी। अच्छा, जरा हम यूपी पे आ जाएं प्रमोद जी। यहाँ तो घूम फिर कर 2 सीटों पे चर्चा हो रही है, एक रायबरेली और एक अमेठी। अब बीजेपी कह रही है कि अमेठी छोड़कर राहुल चले गए तो कांग्रेस ने तो वॉकओवर दे दिया। शायद बीजेपी को ये कहने पे कहीं संतोष मिलता हो तो कहे, पर सोनिया गांधी जब छोड़ के गई थी अमेठी रायबरेली, तब इंदिरा गांधी वहां से थी। नहीं, कहा इसीलिए जा रहा है चूंकि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए और फिर रायबरेली चले गए तो उनको लगा सेफ सीट अमेठी के बदले रायबरेली है। नहीं, उनको ये लगा कि स्मृति ईरानी जी खुद अपना प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा कर चुकी हैं, लोग इतना नाराज हैं कि उनके लिए केएल शर्मा ही काफ़ी हैं, और वो रायबरेली आ गए। पर देखिए, मैं फिर बता दूं, स्मृति ईरानी जी इसलिए चुनाव नहीं हारेंगी कि उनको कोई बड़ा प्रतिद्वंदी मिला है, वो खुद अपने को हराने के लिए काफ़ी। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी तो उनके बगल में है, उनके 3 असेंबली सेगमेंट अमेठी, गौरीगंज और ये सलमान का एक बड़ा हिस्सा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से लगता है। वहाँ की जनता इंतजार कर रही थी, स्मृति जी आइए आइए, आ गई हैं, अब वो खुद ही निपटा देगी, उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर ये तो जैसे अमेठी से दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से जैसे लड़ रहे हैं कांग्रेस से, वो कह रहे हैं कि ये कौन है केएल शर्मा, ये तो गांधी नेहरू परिवार के क्लर्क हैं, आपने केएल शर्मा को उतार दिया। देखिए, गरीब आदमी कोई हो, कोई कार्यकर्ता हो, तो उनको तो फिर वो बुरा लगता ही है। तो जो थे वो अपना सफ़र बताएं। शुरुआत उन्होंने की समाजवादी पार्टी से, फिर वहाँ से निकल के बसपा में आए। बसपा में मैं तो बात कर रहा था केएल शर्मा की। केएल शर्मा जी की नहीं, आपने नहीं, उन्होंने दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि भाई केएल शर्मा वही तो मैं भी बात कर रहा हूँ। क्या कांग्रेस में केएल शर्मा क्या है? मैं वही तो बता रहा था, पर आपने रोक दिया बीच में। केएल शर्मा को बताने के लिए मुझे पहले दिनेश जी को बताना पड़ेगा। अरे नहीं, वो रहने दीजिए, मैं तो केएल शर्मा का आप सवाल तक रहेंगे, सवाल तक रहेंगे, जवाब थोड़ो मेरा आप तय करेंगे। सवाल आप करिए, जवाब मुझे देने दीजिए। केएल शर्मा का तभी मैं कह पाऊंगा जब मैं दिनेश जी के बारे में कुछ कह दूं। बताइए, ठीक है। सुनिए, समाजवादी, थोड़ा संक्षेप में बताइएगा। बहुत संक्षेप में। समाजवादी पार्टी में सेवा की, फिर निकल के सबको जम के गरियाया। बसपा में बहन जी के कृपापात बने, फिर वहाँ से निकल के बसपा की ऐसी की तैसी की। कांग्रेस में रहे,
कांग्रेस में साधारण आए थे, इनको जिला पंचायत अध्यक्षी से लेके एमएलसी तक सब कांग्रेस ने बनाया। अब आजकल कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं जनता देखती नहीं है? जनता देख रही कि चारों धाम की यात्रा पूरी कर चुके हैं ये, अब तो कोई पार्टी बची नहीं। तो वो जो चुनाव लड़ रहे हैं वो तो मान के लड़ रहे हैं उनका कुछ। जहाँ तक केएल शर्मा जी का आपने प्रमोद जी, पूछा, मैंने तो बस इतना पूछा था कि कांग्रेस में केएल शर्मा का क्या रुतबा, बस तो इतनी मैं सी बात। धन्यवाद तो दे रहा हूँ, आपने ठीक पूछा था। उससे मुझे मौका मिल गया प्रतिद्वंदी के बारे में भी बोलने का। और केएल शर्मा जी के बारे में मैं कह दूं, 82 से कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर के रूप में सबसे पहले अमेठी आए थे। 82 राजीव जी तब देश के भावी प्रधानमंत्री थे, सांसद बन चुके थे 81 में। 82 से वो आदमी लगातार कांग्रेस से जुड़े हैं। कांग्रेस ही नहीं, अमेठी से जुड़ा है, ये मैं कहना चाह रहा था आपसे। वो कहीं बम्बई वाया अहमदाबाद नहीं आए थे, वो अमेठी से जुड़े हैं। एक बताइए, लोग बहुत जानना चाहते थे, बड़ा सस्पेंस था आखिर तक कि राहुल जी कहाँ से लड़ेंगे, प्रियंका जी कहाँ से लड़ेंगी। अब तो सब कुछ सामने है। आपकी क्या राय है, प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए था? मैं आपकी निजी राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि कांग्रेस में लोग तो निजी राय रखते रहे। देखिए, मेरी निजी राय तो यही है कि हम सब ने वो छोड़ दिया गांधी परिवार पे, किसको कहाँ से लड़ना है ये निर्णय खुद करें। पर इस परिवार में हमेशा एक चीज़ रहती है, ये परिवार हमेशा पहले पार्टी और देश के बारे में सोचता है। ये लगा कि अगर दोनों यहाँ लग जाएंगे तो फिर चुनाव प्रचार में थोड़ी बाधा आएगी, और फिर जब जीत का सूरज कहीं आसपास चमक रहा हो तो बहुत सही निर्णय है कि एक कम से कम उसमें चुनाव ना लड़े। तो अगर प्रियंका जी नहीं लड़ा तो मैं उस बात पे उनकी तारीफ करता हूँ और उन पे छोड़ता हूँ। जब आना चाहेंगी, जहाँ से आना चाहेंगी, रिकॉर्ड बनाकर जीत कर वो आएंगी, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। निजी राय से एक बात याद आई कि निजी राय तो कांग्रेस पार्टी में चलन है, मणिशंकर अय्यर का, सैम पित्रोदा का। कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते हैं कि हम दिन रात पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, ये आते हैं और फिर सब किए कराए पे पानी फेर देते हैं। बहुत याद आई आपको उनकी, और इन लोगों की नहीं याद आती लल्लू सिंह जी की अयोध्या से संविधान बदल देंगे। पहले तो मैं आपकी बात कर, मैं तो पहुंचा दे रहा हूँ आपको। हाँ, नहीं, लल्लू सिंह जी क्या कहते हैं? नहीं, हम उस पर आएंगे, पहले इसका तो आप कहिए क्या कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कह रहे हैं, कुछ लोग जो बहुत दिन नहीं बोलते हैं ना, तो बोलने की आदत लल्लू सिंह के लिए हम उनकी पार्टी से पूछ लेते हैं ना। अरे हम भी बता देंगे, पार्टी नहीं, वाले कांग्रेस उनके बारे में बता दीजिए। मैं जानता हूँ, उनके पार्टी वाले नहीं जानते हैं। कांग्रेस की बता मेरे दीजिए। साथ एमएलए रहे, मेरे साथ एमपी रहे, मैं जानता हूँ उनके बारे में अच्छी तरह से। लल्लू जी के बारे में छोड़िए, आप नहीं चाहते कि उनका ना, आएंगे उस पर, आएंगे जी श्योर। हाँ, चलिए ठीक है, तो जहाँ पहुँच गए वो बता दूँ। मणिशंकर अय्यर एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर्ड हुए कई साल हो गए। जहाँ तक दूसरा साहब का आपने जिक्र सैम पित्रोदा, जिनको बीजेपी के लोग कहते हैं कि राहुल गांधी के गुरु भी हैं। राहुल गांधी के गुरु कहीं मिल जाए तो हमें बताइएगा, मैं उनको प्रणाम कर लूंगा। कम से कम ये तो नहीं है। सैम पित्रोदा राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु नहीं है, कम से कम ये तो नहीं। अच्छा, देखिए, हर विषय में अलग अलग लोग होते हैं। किसी का कुछ काम, किसी का कुछ काम, किसी का कुछ काम। तो ये लोग जो हैं जिनका जिक्र किया सैम पित्रोदा, ये पूरी तरह से उन लोगों में हैं जो विदेश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या कोई पॉलिसी चलाई जाए तो वो कांग्रेस की नीति और रीत थोड़ा तैयार करते हैं। कांग्रेस की रीत नीति के लिए हमारी वर्किंग कमेटी है, हमारे एक से एक वरिष्ठ नेता हैं, वो तय करते हैं। तो सैम पित्रोदा तो आपको अच्छे लग रहे होंगे क्योंकि एक सवाल पूछने का मौका दिया। हमें तो कभी भी वो आदमी पॉलिटिकल नहीं लगता। आप तो बहुत सीनियर लीडर हैं, तीन लोगों को समझाते, सब आपके दोस्त हैं, 50 साल का आपका राजनीतिक करियर रहा है, कि भाई चुनाव के वक्त में तो थोड़ा सा सब्र कर लो, फिर जो बोलना है बोलना है। इन लोगों को समझाता तो सीनियर कैसे बन पाता? कि ऐसा है कि आप समझाते हैं, वो सुनते नहीं हैं। मैंने आपसे कहा ना कि मैंने कोशिश ही नहीं की, और मुझे मालूम है कौन सी कोशिश करनी। मेरी आपकी दोस्ती कम से कम 25 साल पुरानी है। 25 साल से तो हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। आप जरा मुझे बताएं, कब दूसरे के घर में इंटरफेयर किया करते हुए मुझे देखा आपने? दूसरों का मामला है, वो सब ज्ञानी ध्यानी लोग हैं, लेकिन दूसरे फील्ड के लोग हैं।
तो वो करें। सब आपके दोस्त हैं, साथी हैं, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछ लिया था। आखिरकार आप लोगों को राहुल गांधी क्या कह रहे हैं इसकी चिंता नहीं कि दे दो भाई 1 लाख रुपए बेरोजगार नौजवानों को देंगे, जो महिलाएं उनको 1 लाख देंगे, किसान का कर्जा माफ करेंगे, ये करेंगे कि हम जितना छात्रवृत्ति के है वो माफ करेंगे, अच्छा, उसकी भी करने। प्रमोद जी, एक उन्होंने बोल दिया तो आप वो लेके प्रमोद जी बैठे। उस पे भी आऊंगा। अभी हम जिस जगह पर बैठे हैं, कल आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो इन दोनों के बारे में कह के मैं खारिज करूं, ये दोनों की अपनी निजी राय होगी। कांग्रेस उस विचार की नहीं है और कांग्रेस इनके विचारों का खंडन करती है, इनसे सहमत नहीं है और हम इनके विचारों को नहीं मानते। चलिए, बहुत अच्छा। तो ये जो सैम पित्रोदा जी का इस्तीफा था, उन्होंने अपने से दिया कि आप लोगों ने कहा कि भाई इस्तीफा दे दो, बड़ा डैमेज हो रहा पार्टी को, मामला था क्या? पूरा मामला साफ है। उन्होंने खुद कहा है कि मैंने स्वयं इस्तीफा दिया है, उसके बाद भी कोई इन्वेस्टिगेशन करना है, कोई करना है। कई बातें पर्दे के पीछे होती है, आप पुराने। अब आपकी आदत है पर्दे के पीछे रहने की, मेरी आदत है पर्दे के आगे रहने की। आप नेता हैं। दूसरी बात, हम आ रहे थे इस बात को लेकर के कि कल जैसे आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि 5 किलो नहीं 10 किलो राशन देंगे, आधा चुनाव बीत गया, तब ये बात अच्छी लगी आपको कि नहीं, ये बताइए। नहीं, मेरे सवाल तो कुछ और था। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अच्छी लगी कि नहीं लगी? ये कहा जा रहा है, कांग्रेस के ही लोग कुछ कह रहे हैं कि बहुत देर कर दी। कांग्रेस का लोग कोई आपको मिले नहीं होंगे, बीजेपी वाले अभी 2 निकल के गए हैं। 1-2 बयान आ चुके हैं दोनों डिप्टी चीफ में, वही मिले होंगे। कांग्रेस के लोग तो आप लोगों को मिलते जरा कम हैं। मैं कह रहा हूं कि 5 किलो से 10 किलो करना एक अच्छा कदम है। मैं खड़गे साहब को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसको कहा। और फिर ये बात तो गरीबों की हो रही ना, तो गरीबों के लिए 250 से 400 मजदूरी की बात वो कह ही चुके थे मनरेगा में। वो ये भी कह चुके थे किसान का हर तरह का कर्जा हम माफ़ करेंगे, एक आयोग बना देंगे जब होगा। तो ये सारी बातें वो कहते ही आ रहे हैं, लेकिन उस पर कहाँ फुर्सत आप लोगों को है इन सारी बातों पे। अरे हम तो अब पूछ रहे उन्होंने हैं, दिखा 5 रहे से हैं, 10 सब किलो लोग का बता रहे हैं अच्छा हमको। किया, पहले कर देते तो अच्छा था। चलिए, अच्छी बात थी, और पहले कर देते। अभी तो और कुछ कहने जा रहे थे, इंतजार करिए। दूसरी बात एक और है कि यहाँ 17 सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी के साथ। राहुल गांधी कास्ट सेंसस की बात करते हैं, आपकी जो अलायंस पार्टनर है समाजवादी पार्टी, वो कह रही है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। 17 सीटों में देखिए तो 7 ब्राह्मण, 2 भूमियार, 2 ठाकुर, पिछड़े दलित कहाँ चले गए? कहाँ गया आपका वो पीडीए? और अभी किसका नाम लिया था आपने? किसका नाम लिया? मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। जी, वो मैं पंडित जी हैं। टिकट के बंटवारे की बात कर रहा हूँ, आप घुमा रहे हैं मुझे अध्यक्ष की तरफ। जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष ही दलित हो, उससे ये सवाल पूछना बेमानी है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो, टिकट नहीं दें, प्रतिनिधित्व नहीं अरे दें। भैया, मैं उपनेता हूं, मेरे नेता हैं। वो सुरक्षित सीट के हैं। इनका मतलब ये था जो 17 मिली उसमें जनरल पे भी 2-4 नहीं, आधे से भी ज्यादा है, मैं इसीलिए कह रहा हूं। भाई साहब, किसी पार्टी में कौन किसको टिकट दे, विनेबिलिटी देख के ही उस पार्टी पे छोड़ दिए। आप लोग वहां तो दखल न दीजिए। अच्छा, अब लल्लू सिंह की आप बात कर रहे थे, एक लल्लू सिंह ने स्पीच बयान दे दिया, उनका बयान आया, तो आपको इस बात की आशंका कैसे हो रही है कि संविधान बदल दिया जाएगा, 400 पार इसीलिए कहा जा रहा है? किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में, बीजेपी के संकल्प पत्र में तो ऐसा है ही नहीं, आप लोगों ने तो पूरा ले उड़े हैं। देखिए, मैं बहुत आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक कह रहा हूं, इसको कोई राजनीतिक रूप से ना ले तो अच्छा है, ले भी ले तो मैं क्या कर लूँगा। मैं साफ कहना चाहता हूं कि लक्षण अच्छे नहीं, ना अमित शाह जी के और ना मोदी जी के। क्या लक्षण है, वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने क्या डिसिफर किया, ऐसा क्या देख लिया है? देखिए, इन लोगों की बातचीत में, इन लोगों के अब तक के उठाए गए कदम, क्या आज़ाद भारत में कभी 2 मुख्यमंत्रियों को जेल के अंदर रहते हुए देखा है? वो तो जांच एजेंसी काम कर रही है और जांच एजेंसी कोर्ट को मिला, कोर्ट ने जमानत भी दिया। 10 साल मैं मंत्री रहा हूं, अब आप मुझे बताएंगे जांच एजेंसी कैसे काम करती? छोड़िए, अब फिर हम इमरजेंसी की तरफ चले जाएंगे तो वो भी दिक्कत होगी। नहीं होगी। इमरजेंसी के बाद पूरा विपक्ष जेल में था। इमरजेंसी के बाद जनादेश आ चुके हैं, जनता ने उसको समझा है, उसके बाद जनादेश दिया है। और इमरजेंसी के लिए इंदिरा जी ने खुद कह दिया था अपने समय में कि उस समय के हालात को देखते हुए एक जरूरी कदम था, कड़वी दवा थी। फिर उसी जनादेश में ले जा रहे हैं जहां इंदिरा जी रायबरेली हार गई थी। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि आजकल सब वही करने की कोशिश करते हैं ये, जिससे इनकी कुर्सी न जाने पाए। और जो जा रही है,
तो मुझे शक है, मेरे दिमाग में ये बात है कि ये संविधान का संशोधन करके मतों का अधिकार भी किस रूप में रहेगा, कैसे रहेगा। अब 1 इलेक्शन 1 नेशन, ये नई थ्योरी चली है और इसमें किसको उन्होंने एम्प्लॉय किया है, किस पे जिम्मेदारी सौंपी? भारत के पूर्व राष्ट्रपति पर। नहीं, हम तो ये कह रहे थे ना कि आप लोग जो आशंका आप ही जता का रहे तो जवाब दे रहे हैं मेरे भाई जी, जी, जी। कि जब चुनाव ही नहीं होगा, लोकतंत्र नहीं होगा, जब चुनाव पे आशंका है, तो इसीलिए 400 काहे लिए पा रहे थे भाई? 400 सीटें लेकर तो राजीव गांधी भी आए थे, तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था ना। बीजेपी ने कोई आरोप लगाया था ना, जैसे आप लोग कह रहे हैं, फैला रहे हैं, तब ऐसा हुआ नहीं था। उस समय इरादा नहीं था ना। कोई राजीव गांधी से ये सोच सकता था कि वो तानाशाही लाएंगे, जिसकी माँ का बलिदान हुआ था, जिसने देश के लिए कुर्बानी दी थी। देखिए, एक फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। कांग्रेस, सुन लीजिए, कांग्रेस देश के लिए जरूरत पड़ती है तो बलिदान देती है, और भाजपा अगर जरूरत पड़ती है उनको तो वो बलिदान लेते हैं। उस वक्त भी दोनों में बड़ा जमीन आसमान का, सोच का, समझ का, इतिहास का फर्क है। प्रमोद जी, उस वक्त भी साहबानों वाले मामले में फैसला पलटा गया था राजीव जी की। खैर, आगे जब हम कह रहे हैं बीजेपी, यही तो कह रहा हूँ कि पलटा जाए, इसीलिए 400 कर रहे हैं। अच्छा हुआ, थैंक यू वेरी मच। नहीं, आपने जवाब दे दिया। बीजेपी ये कह रही है और प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो राम मंदिर पर ताला लग जाएगा। ये राम मंदिर को लेकर आप लोग असहज क्यों हो जाते हैं? राम मंदिर को लेके हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि भगवान राम के प्रति मेरी आस्था है, मेरे पार्टी की आस्था है। हम सनातन धर्म को मानते हैं, विश्वास करते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं। हम भगवान राम के पुजारी हैं और भाजपा वाले भगवान राम के व्यापारी हैं। भगवान राम को भाजपा वाले भगवान राम के व्यापारी हैं। की तरफ से है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपकी श्रद्धा भाव है तो आप चुनाव में राम मंदिर का जिक्र क्यों करते हैं? ये अलग बात है कि आपके करने के बाद भी जनता आप पर, कोई वोट नहीं मिल रहा आपको शाम पर, लेकिन क्यों करते हैं? अगर आप सचमुच सनातन हैं, आप सचमुच हिंदू धर्म मानते हैं, तो एक जो मंदिर बना है उसको चुनाव की उस पर रखकर बैलेट बॉक्स पे क्यों मंदिर को रखते हैं? यही आपकी नीयत में खोट है। और हमने क्या क्या किया है? मैं पर्यटन मंत्री रहा हूँ, नागरिक उड्डयन मंत्री यहाँ का रहा हूँ। सुनिए, ये जो राम की पैड़ी कहते हैं, इसकी शुरुआत बाबू वीर बहादुर सिंह के समय हुई थी, पंडित श्रीपद मिश्रा जी के समय में हुई थी। बहुत पुराने दिनों की तरफ जा रहे हैं आप। पुराने आगे की बात कर लेते हैं प्रमोद जी। पुराने आदमी से अगर आप बात करेंगे तो पुरानी बात तो करेगा। हम तो सैम पित्रोदा की भी बात कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि सैम पित्रोदा का जवाब तो दे दिया कि उन दोनों के विचार अपने हैं। आखिरी सवाल उससे पार्टी से कोई मतलब नहीं। प्रमोद जी, अरविंद केजरीवाल जो हैं, जो आज आप लोगों के लिए प्रचार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे 75 साल के बाद। देखिए, हर आदमी के अपने विचार होते हैं। उनको लगता है कि भाजपा में हमारे पंडित कलराज मिश्रा रिटायर कर दिए गए, न जाने कितने लोग जो एक्टिव थे, सक्रिय थे, इसलिए रिटायर कर दिए गए। संतोष गंगवार को हटा दिया था कि 75 साल पूरे हो गए। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि 400 ले रहे हैं कि संविधान पार्टी का भी बदल लेंगे ये, और ये देश का भी बदल लेंगे। इसका मतलब मोदी जी आज अटल जी होते, आडवाणी जी होते तो उनकी परंपराएं अलग होती। और ये जो मोदी और शाह की जोड़ी है ना, ये न कोई परंपरा मानती है, न कोई कायदा कानून मानती है। इनको कैसे सत्ता मिले और कैसे लूटे, इसके अलावा इनका कोई मोटिव। प्रमोद जी, आपकी बातचीत से एक मतलब निकला कि केजरीवाल ने जो रिटायरमेंट की बात की, उससे आप उस राय की आप पक्षधर नहीं हैं। आपने चुनाव के वक्त में अपना बहुमूल्य समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। खत्म करने के पहले एक ही बात कहूँगा, मैं कांग्रेस की नीतियों को मानता हूं और 4 जून को मैं आमंत्रित करूंगा, आ जाइएगा। कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, इतना बहुमत हमें मिले।